अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखेंगे और हमारा पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसके अंदर कुछ बेसिक चीजें थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी, जिनमें पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की, एब्सोल्यूट वैल्यूज की, आर्गुमेंट्स और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस की थी। तो आज हम एक नई टर्मिनोलॉजी, नई चीजों के साथ आज हम स्टार्ट लेंगे। लेकिन पिछले जो 4 लेक्चर्स हैं उनमें कुछ चीजें हमने ऑब्जर्व की थी जो रियल एनालिसिस के अंदर होती हैं, कॉम्प्लेक्स में नहीं होती, कुछ कॉम्प्लेक्स में होती हैं, रियल में नहीं होती। तो इनका एक छोटा सा कंपैरिजन हम करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो है उनको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है रियल एनालिसिस के साथ। तो कुछ चीजें हम यहाँ पर देखते हैं जो हमने ऑब्जर्व की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहली बात जो है, an argument can be assigned to any non-zero complex number z। मतलब कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका आप एंगल फाइंड आउट कर सकते सिवाय z इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 के लिए आप कोई भी एंगल या कोई भी आर्गुमेंट जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट जो है वो डिफाइन नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन तमाम के आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट है कि ये जो आर्गुमेंट था, आर्गुमेंट ऑफ z, ये हमने इंटरवल लिया हुआ था -π से लेकर पाई तक। ये आपको याद होगा, इस तरह का हमने इंटरवल बनाया था -π। तो z जो था, सॉरी, एंगल जो था थीटा, ये ग्रेटर देन -π था और लेसर इक्वल टू π था। तो आर्गुमेंट जो था वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस इंटरवल को बिलोंग करता था। अब यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं, एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन z एंड इट्स आर्गुमेंट। समझ लें कि एक फंक्शन हमने बना लिया है। ये फंक्शन मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं कि f ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z। इस तरह का एक फंक्शन, एक रिलेशन मैंने बना लिया। अब ये फंक्शन होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, ये रिलेशन है, ऐसे समझ लें। तो ये जो रिलेशन है ना, ये सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड रिलेशन, ये आपने मल्टी वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड का वर्ड सुना हुआ होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो मल्टी वैल्यूड होते हैं, वो सिंगल वैल्यूड नहीं होते, क्योंकि एक ही नंबर, जैसे f ऑफ 0 ले लें, f ऑफ पाई ले लें, तो ये तमाम वैल्यूज जो हैं पाई के मल्टीपल के ऊपर साइन की जो वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी 0 होती हैं। तो ये मल्टी वैल्यूज फंक्शन होते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऐसे होते हैं कि तमाम की तमाम वैल्यूज के लिए, डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए आपको एक ही वैल्यू मिलती है। दूसरे लफ्जों में जो वन फंक्शन होते हैं वो सिंगल वैल्यूड कहलाते हैं। तो ये जो आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये सिंगल वैल्यूड है। मतलब उसका ये है कि फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देयर इज ओनली वन एंगल इन दिस इंटरवल। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एंगल इसके अंदर होगा। तो ये वन फंक्शन हुआ। बट देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द इंटरवल। लेकिन किसी के ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि
प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हमने यही इंटरवल क्यों यूज किया है, मतलब ये कल मैंने डायग्राम बनाई थी कि ये हम इस तरह से लेते हैं, फर्स्ट टू क्वाड्रेंट ले लेते हैं, इसमें पाई आ जाता है, और ये फोर्थ और थर्ड को ले लेते हैं, इसमें माइनस पाई आ जाता है। तो यही तरीकाकार हमने क्यों यूज किया हुआ है। अच्छा, इस डायग्राम से एक बात तो हमें ये पता चलती है कि ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये तो एक बैरियर का काम कर रहा है, ये इस तरफ से पॉजिटिव एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज उसको आगे नहीं आने दे रहा, दूसरी तरफ से जो क्लॉकवाइज एंगल है उसको भी आगे नहीं क्रॉस करने दे रहा। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है ये यहाँ पर एक बैरियर का काम कर रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये समझें कि आप लाजमी नहीं है ये इंटरवल डिफाइन करें प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। आप बिल्कुल जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने 0 से 2 पाई तक एंगल डिफाइन किया हुआ था, इस तरह से बिल्कुल आप वो वाला इंटरवल भी ले सकते हैं 0 से लेकर 2 पाई तक। एक एंड पॉइंट को शामिल कर ले, दूसरे एंड पॉइंट को शामिल ना करें। इसकी वजह भी वही है कि वन वन फंक्शन होने के लिए ये हमें ऐसा करना पड़ता है कि 0 को शामिल कर लें, 2 पाई को शामिल ना करें, ये 0 को शामिल ना करें और 2 एक एंड पॉइंट को शामिल करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये इंटरवल लेकर भी आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी उसमें मतलब गलत काम नहीं होगा, सारी की सारी वैल्यूज सारे रिजल्ट्स में उन पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस सूरत में जब आपने माइनस पाई से पाई लिया था, नेगेटिव रियल एक्सिस मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसको हम कंसीडर कर रहे थे एक बैरियर के तौर पे, विच वी कैन नॉट क्रॉस, विच इज नोन एज ब्रांच कट। उस सूरत में नेगेटिव एक्स एक्सिस को ब्रांच कट का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम इंटरवल ये यूज कर लेते हैं 0 to 2 पाई, फिर आपके पास जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो ब्रांच कट का काम करेगा। ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। जब हम आगे चलकर मल्टी वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे वहां पर ये ब्रांच कट का कंसेप्ट आएगा। जैसे ये लोगारिथमिक फंक्शन होते हैं या रूट्स की एक्सट्रैक्शन के फंक्शंस होते हैं, वहां पर ये ब्रांच कट जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। तो इसको हम आगे चलकर मजीद डिटेल के साथ सीखेंगे। जी, थर्ड रिजल्ट हमारे पास है, वो कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रूट्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लेते हैं और इसका जब आप nth रूट फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो nth रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो अगर हम ये रूट को मान लेते हैं कि ये एक ऑपरेशन है, तो इस ऑपरेशन के अंदर फिर ये आपके पास कुलियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, ये रिजल्ट रियल नंबर्स के अंदर होल्ड नहीं करता। जैसे मिसाल आप ले लेते हैं यूनिटी के, ले लेते हैं 1 के, अगर आप क्यूब रूट्स निकालें तो इसके 3 क्यूब रूट्स निकलते हैं, उसमें से 2 रियल नहीं है, एक रियल है। तो इसका मतलब है रियल एनालिसिस के अंदर जो रूट्स होते हैं वो लाजमी नहीं है कि वो रियल हो, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट है, all n nth roots of a complex number z has the same modulus value। मतलब जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछले लेक्चर के अंदर, 8 आयोटा के हमने रूट्स निकाले थे, या 8 नहीं सॉरी 16 आयोटा का शायद, इसके हमने फोर रूट निकाले थे। अब वो इसके जो फोर्थ रूट्स निकले थे उन तमाम का अगर आप मॉडुलस मालूम करते ना तो वो आपको सेम ही मिलता, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि जितने भी उसके रूट्स होते हैं उन तमाम की मॉडुलस वैल्यू सेम होती है। अच्छा, मॉडुलस वैल्यू के सेम होने का मतलब है कि उस रूट का अगर आप ओरिजिन से फासला लेते हैं तो वो ओरिजिन से बराबर फासले पर आएंगे सारे के सारे रूट्स। दूसरी बड़ी अहम बात यह है, डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट्स ऑफ टू कंसेक्टिव रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 पाई ओवर n।
इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। जैसे 1 के आपने क्यूब रूट्स निकाले थे, एक 1 था, दूसरा आपके पास -1 और प्लस आयोटा √3 था, डिवाइडेड बाय 2 भी आता है इसमें, और तीसरा रूट आपने निकाला था -1 और -√3 आयोटा, ये हमने निकाला था डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 1 है इसका हमने आर्गुमेंट निकाला था 0, और नेक्स्ट इसका हमने निकाला था 2π/3, और फोर्थ का आर्गुमेंट निकाला था 4π/3। ठीक है। अब ये दो कंसेक्टिव हैं, अगर आप इनका डिफरेंस चेक करो तो 2π/3 निकलेगा। ये दोनों भी कंसेक्टिव हैं, इनका अगर आप निकालो तो वो भी 2π/3 डिफरेंस निकलेगा। तो कोई भी आपके पास दो कंसेक्टिव का मतलब होता है एक के बाद आने वाला दूसरा, तो अगर आप उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 2π/n निकलेगा। ज्योमेट्रिकली ये जो रूट्स होते हैं, nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी इंटरप्रेटेड एज वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे इसी ऊपर वाले की मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं तो जो 1 है वो तो यहां पर आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला जो है इसमें -1/2 रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे कहीं पे आएगा। इसी तरह तीसरे में दोनों ही नेगेटिव हैं, ये तकरीबन यहाँ पे आएगा। तो अगर आप इन सारों को मिला दें, आपस में तीनों को मिला दें, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। इसी तरह अगर आप 1 के फोर्थ रूट्स निकालें तो वो बनेंगे 1 बन जाएगा, दूसरा 1 बन जाएगा, इसके बाद आयोटा आ जाएगा, उसके बाद माइनस आयोटा आ जाता है। अब इनको अगर आप ग्राफ के ऊपर ड्रा करना चाहते हैं तो इसका ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा जी, +1 यहाँ पर आएगा, और आयोटा जो है ये y पर आ जाएगा, -1 रियल एक्सिस पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा माइनस आयोटा। इन चारों को अगर आप मिलाते हैं तो ये आपके पास एक पॉलीगॉन बन जाती है जिसके 4 वर्टिसेस है। दूसरे लफ्जों में एक स्क्वायर बन जाता है। रेगुलर पॉलीगॉन बनेगी तो रेगुलर में वो इक्विलेटरल होती है सारी चीजें, ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है तो वो भी इक्विलेटरल, पेंटागन है तो वो भी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब है सारी साइडें उसकी बराबर होंगी। तो उसने यही कहा है कि nth रूट्स जो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो किसी भी पॉलीगॉन के वर्टिसेस होते हैं, एक ऐसी पॉलीगॉन जिसकी n साइड्स होती हैं, और दैट इज इनस्क्राइब्ड विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस, उसका रेडियस उसकी मॉडुलस वैल्यू ही होगी। जैसे इसमें से गुजरने वाला अगर आप सर्कल बनाते हैं तो वो एक यूनिट सर्कल बनता है। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे जो रूट्स हैं वो एक ऐसे सर्कल पर लाई करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, और उसका जो रेडियस है वो z मॉडुलस वैल्यू का nth रूट होता है। इसी तरह इसका सर्कल बनाएं तो ये भी एक इनस्क्राइब्ड सर्कल होगा जो इसमें से पास होता हुआ ऐसे बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट है सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। आपको याद होगा एफएससी लेवल में भी हमने पढ़ रखा है, बल्कि मैट्रिक लेवल में भी हमने पढ़ रखा है कि जो क्यूब रूट्स होते हैं, क्यूब रूट्स का जो सम होता है वो 0 होता है। तो ये सिर्फ क्यूब रूट्स तक महदूद नहीं है, ये रिजल्ट फोर्थ रूट्स ले लें, फिफ्थ रूट्स ले लें, जितने भी nth रूट्स हैं उनका सम जो होगा वो 0 होगा। इसी तरह इनका प्रोडक्ट जो होगा या तो -1 होगा या फिर वो +1 होगा। इट डिपेंड्स अपॉन n, मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो उस सूरत में -1 आ जाएगा। ये n नहीं आता, यहाँ पे 2n+1 आता है। इसको आप पावर में 2n+1 लिख लें, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात करें ना तो वो -1 और 1 होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट -1 आता है,
और क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव 1 आता है। तो अगर ऑड है तो पॉजिटिव आ रहा है और इवन है तो वो नेगेटिव आ रहा है। बहरहाल ये कुछ रिजल्ट्स थे, वेरी इंटरेस्टिंग।